बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। सिंध और वफाक में शदीद लफ्जी जंग छिड़ गई। वफाक और सूबाई हुकूमत में कोरोना और लॉकडाउन के मसले पर शुरू होने वाली कशीदगी ने कौमी यकजहती, इत्तेहाद और इत्तफाक के मनसूबे पर पानी फेर दिया है। वफाक सिंध पर इल्ज़ाम लगा रहा है और सिंध वफाक पर इल्ज़ाम लगा रहा है, जबकि हल्के खुदा कोरोना के हाथों मौत के मुंह में धंसती चली जा रही है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से निपटने के लिए लोग सर जोड़ कर बैठे हैं, जबकि हमारे यहाँ एक दूसरे से दस्तों गिरेबान होने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है कि सेनेट और कौमी असम्बली के इजलासों में हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक राय होता नजर नहीं आता। पार्लियामेंट में तकारीर को कथारसिस करार दिया जाता है, लेकिन जिस तरह का रिएक्शन हुकूमती तर्जमान और सिंध हुकूमत के लोग मीडिया पर आकर दे रहे हैं, उस पर सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। हुक्मरान जमात और पीपल पार्टी एक दूसरे पर तासुब बरतने का इल्जाम लगा रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सिंध को आड़े हाथों लिया तो सिंध ने भी जवाब में कई अहम सवाल उठा दिए हैं। शहरी रहमान ने सेनेट के इजलास में सवाल पूछा कि वज़ीर आज़म कहाँ है, मुल्क कौन चला रहा है और कोरोना पर हुकूमत की पॉलिसी क्या है। आपके प्राइम मिनिस्टर कहाँ हैं? Why is he missing? Who is running the country? आपने 18वीं तरमीम की बात की है, ये हमने छेड़ी नहीं है। रोज यलगार और तूफान बदतमीजी शुरू हुई है, सब कुछ खुल गया है, कोई SOPs नहीं है। मैसेज दिया जा रहा है, आज है आज नहीं है, आज फिर जीने की तमन्ना है, कल फिर मरने का इरादा है। ये रोज हो रहा है। कल शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असम्बली के इजलास में पीपल्स पार्टी पर तासुब बरतने का इल्जाम आयद किया। तासुब एक बहुत बड़ा इल्जाम होता है। तो आज पीपल्स पार्टी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ गई। मुर्तज़ा वहाब ने सिंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी तासुब से काम नहीं ले रही, बल्कि उन्होंने वज़ीर आज़म पर तासुब का इल्जाम लगाया और ये कहा कि वज़ीर आज़म तासुब से भरपूर है। कोरोना वायरस के बायस वज़ीर आज़म ने मुल्क भर के दौरे किए, लेकिन सिंध में कदम नहीं रखा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तासुब में बिलीव नहीं करती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरेशन की पार्टी थी, पार्टी है और इंशाल्लाह पार्टी रहेगी। पाकिस्तान का वजीर आजम पंजाब का दौरा करता है, KP का दौरा करता है, बलूचिस्तान का दौरा करता है, लेकिन नहीं, सूबा सिंध वो नहीं आता। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जरा बताइए। अब सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास इसलिए बुलाए गए थे कि कोरोना पर डिटेल बहस हो सके, तजावीज़ और मशवरे आपस में शेयर किए जा सके, अवामी नुमाइंदे बैठकर पब्लिक के सेंटीमेंट को एक्सप्रेस कर सके। तो ये थी कि अपोजिशन हुकूमत की पॉलिसियों पर सवाल उठाएगी और हुकूमत पर बरसेगी, लेकिन इसके बरक्स हुकूमत पीपल पार्टी पर बरस रही है। कल बिलावल भुट्टो ने भी कौमी असम्बली के इजलास में अहम सवाल उठाए थे, जिससे बहस के नए दरवाजे खुले। आज शाह महमूद कुरैशी ने सेनेट के इजलास में पीपल पार्टी को जवाब दिया और बहुत संगीन इल्जाम लगाए, और उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी कौन होती है सिंध में लोगों के बिजली के बिल माफ करने वाली। जिस पीपल्स पार्टी से वफाक की खुशबू आया करती थी, वहां आज शुबाइयत की बू आ रही है। सिंध हमारा है, सिंध का दारुल खिलाफा हमारा है, कराची उतना मेरा है जितना आपका है। आप सिंध के ठेकेदार मत बने, ये पूरा पाकिस्तान है और हम पूरे पाकिस्तान की बात करें। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध की ठेकेदार ना बने, जबकि सिंध वाले कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म तो सिंध को ऑन ही नहीं करते। वज़ीर आज़म एक बार भी सूरत हाल में, जबकि कोरोना वायरस ने सिंध को भी बहुत इफेक्ट किया हुआ है, तो एक बार भी वो सिंध नहीं गए। अब मुस्लिम लीग नून वो बदस्तूर मुकम्मल लॉकडाउन की हिमायत कर रहे हैं और नून लीग बार बार इन खदशात का इजहार कर रही है, जबकि मुल्क की दूसरी बड़ी सियासी जमात मुस्लिम लीग नून बदस्तूर मुकम्मल लॉकडाउन की हिमायत कर रही है और इन खदशात का इजहार करिए किस मौके पर, जब कोरोना अभी अपनी पीक पर नहीं पहुंचा, लॉकडाउन नरम कर दिया गया, जो खतरनाक बात है। इसलिए 3-4 हफ्तों का मजीद लॉकडाउन करना चाहिए। मुसद्दक मलिक ने आज सेनेट के इजलास में तकरीर करते हुए हुकूमत को तजावीज़ पेश की कि किस तरह कोरोना की तशखीस के बाद लॉकडाउन नरम किया जा सकता है। वो लोग जो सिम्टोमेटिक हैं उनके टेस्ट रैंडम सैंपल 100 से 200 लोगों के, वो जो सिम्टोमेटिक नहीं हैं, और डॉक्टरों की इनपुट की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान को रेड, येलो और ग्रीन जोन्स में तकसीम कर दिया जाए।
और ये जो आप मौसर लॉकडाउन करेंगे, इससे ग्रीन जोन्स जो हैं वो 70% तक हो जाएंगे, वायरस की कमर टूट जाएगी। तो जो ग्रीन जोन्स हैं उनमें फुल इकोनॉमिक एक्टिविटी कर दें आप ईद के बाद जी। जो येलो हैं वहां पे नर्म लॉकडाउन करें, और जो रेड जोन्स हैं उनको क्वारंटीन करें, वो थोड़े रह जाएंगे। उन क्वारंटीन्ड एरिया में जो गरीब लोग हैं, आप अपने तमाम पैसे भूख और मुफलिसी का इलाज उन रेड एरियाज पे फोकस करें और वहां पे खाना पहुंचाएं और वहां पे पैसे पहुंचाएं। अब सवाल ये कि वज़ीर-ए-आज़म को सिंध का दौरा करने में आखिर क्या अमर माना है? जहां वो पूरे पाकिस्तान का दौरा करते रहे हैं और लोगों के सर पे हाथ रखते रहे हैं, तो उनको सिंध भी जाना चाहिए। सिंध के अवाम ने उन्हें भी वोट दिए, और सिंध को अगर वफाक के फैसलों पर एतराज़ है तो फिर सिंध को चाहिए कि फैसले खुद कर ले। सिंध खुद मुख्तार सूबा है, सिंध फैसले भी वफाक से कराना चाहता है ताकि उन पर कोई इल्ज़ाम ना आए, और वफाक के फैसलों को क्रिटिसाइज भी कर रहा है, तनकीद का निशाना भी बना रहा है। वफाकी हुकूमत तो दो हाथ आगे है कि सिंध जो भी काम करता है उस पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। हालांकि पंजाब ने फेडरल हुकूमत के किए गए फैसलों को बिल्कुल नल एंड वाइड कर दिया, और जो खास साहब ने 2 बड़े आम ऐलान किए थे उनको सेटिस्फाइड कर दिए। यानी वफाकी हुकूमत ने फैसला किया था कि हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होगी और 5 दिन काम होगा, लेकिन सूबों ने 4 दिन काम किया और 3 दिन छुट्टी कर दी। तो उन 3 दिनों में क्या हो जाएगा? और 4 दिनों में अगर लोग काम काज के लिए निकल गए तो क्या उनको कोरोना नहीं होगा? अब मेरा तो मशवरा ये है कि लॉकडाउन लगाएं और सियासी जमातें या सियासी क़यादत अपनी अपनी जुबानों को चंद हफ्ते के लिए लॉकडाउन में रख दे। कौम कोरोना से ज्यादा हुक्मरानों की इस बेहसी से खौफजदा है जिन्होंने कौम को बचाना है। अगर वही सियासी झगड़े करते रहेंगे, लड़ाइयाँ करते रहेंगे, सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते रहेंगे, तो फिर लोग बेचारे क्या करेंगे? मुनाफरत फैलाने वालों की जुबानों को अगर कुछ हफ्तों के लिए लॉकडाउन में कर दिया जाए तो लोगों में भी इस वबा से लड़ने की हिम्मत पैदा हो सकती है। क़यादत की ना इत्तेफाकी की वजह से लोग भी हुकूमतों की कोई बात नहीं सुन रहे। काम में और भी हम मौज़ूआत शामिल हैं, देखते हैं हाईलाइट। इस रमजान के महीने में कहना चाहता हूं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में चंद काली भेड़ों को गरीबों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। गरीब गंदा पानी पीने से मरते हैं तो मर जाएं। कम है और डेथ्स भी कम है। अब ड्रॉप होता जा रहा है। पाकिस्तान जो है वो अब मजीद लपेट में आता जा रहा है बीमारी के। आपने अपनी 2 सवालों का जवाब नहीं दिया। आप ये कह रहे हैं कि आपने पैसे भी बचा रहे हैं, आप सिस्टम भी बना रहे हैं, तो उसके बाद तो आपको लॉकडाउन खोलने की जरूरत नहीं थी क्योंकि अमवात बढ़ रही हैं। आप ये कह रहे हैं कि ट्रेंड ऐसे ही होते हैं। मैंने लिखा है, आपने कहा ट्रेंड ऐसे ही होते हैं। ये ट्रेंड ऐसे नहीं होते, ये अमवात के ट्रेंड है सर। ये कोई मजाक नहीं, लोगों की जिंदगी जा रही है ना। निसार साहब, आप क्या सजेस्ट करते हैं हुकूमत को क्या करना चाहिए आगे? ये जो बाबर सत्तार साहब ने मशवरा दिया है, इस पे तो हम अमल कर रहे हैं 72 साल से, अल्लाह के सहारे ही चल रहा है। अच्छा, जहाँ तक रह गया आपका सवाल, तो ये हुकूमत फॉर दैट मैटर नहीं, हुकूमत इन हुकूमतों ने बेबसी से हाथ पांव मारने, गोंगलों से मट्टी झाड़ने, सतही किस्म के जो कौमी असम्बली का इजलास है, ये खामखा एक PMLN की बेकार की जिद थी कि ये फिजिकली सेशन होना चाहिए, जबकि हर आदमी जानता है पूरे मुल्क से वहां पे लोग इकट्ठे हुए हैं। बंद कमरे के अंदर इजलास हुआ, फिर सेंट्रल हीटिंग जो है, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग जो है वो इस्तेमाल हुई। ये तमाम जो चीजें थी, ममालिक में लॉकडाउन यूज किया गया है, वहां पर वो प्राइम पीक से गुजर चुके हैं। वहां पे जो केसेस हैं वो नीचे आने शुरू हो चुके हैं। हमारे केसेस अब भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा काशिफ भाई, इसमें जो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, आपको पता है कल वुहान के अंदर दोबारा 6 केसेस रिपोर्ट हुए। जी जी बिल्कुल। पूरे यूरोप में वो कह रहे हैं कि ये दोबारा वापस आएगा, दोबारा इसका सेकंड अटेम्प्ट होगी कोरोना वायरस की, और वो इससे भी ज्यादा सवेर होगी। और लॉकडाउन नरम किए हुए आज दूसरा रोज है, और दूसरे रोज ही कोरोना वायरस के बायस मजीद 39 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 32,000 से तजावज कर गई है, जबकि मुल्क भर में कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद 706 हो गई है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सिंध में 12,017, पंजाब में 11,869, खैबर पख्तूनख्वा में 4,875, बलूचिस्तान में 2,061, इस्लामाबाद में 776, आज़ाद कश्मीर में 86 और गिलगित बल्तिस्तान में 457 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 257,
जबकि पंजाब में 217, सिंध में 200, बलूचिस्तान में 27, इस्लामाबाद में 6, गिलगित बल्तिस्तान में 4, आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस से एक शख्स जाँ बहक हो चुका है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से मुल्क भर में इज्तिमाई एतिकाफ के इज्तिमात मनसूख कर दिए गए हैं। पंजाब के महकमा औकाफ के मुताबिक रमजान मुबारक के दौरान न सिर्फ सहरी और इफ्तारी की तकरीबात मनसूख कर दी गई, बल्कि औकाफ के ज़रिए इंतज़ाम मसाजिद में इज्तिमाई एतिकाफ नहीं होगा। मसाजिद में 4 से 5 लोग एतिकाफ में बैठेंगे और उनके लिए भी अलग अलग हुजरे बनाए जाएंगे। कराची महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी ने 8वीं जमात तक के तालिब इल्मों को अगली क्लास में प्रमोट करने का ऐलान कर दिया है, जबकि 9वीं, 10वीं और 11वीं 12वीं के इम्तहानात के हवाले से हतमी फैसला कल किया जाएगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी के मुताबिक 1 जून से स्कूल नहीं खुलेंगे। बच्चों को गुज़श्ता बरस की कारकर्दगी की बुनियाद पर अगली क्लासों में प्रमोट कर दिया जाएगा। सिंध हुकूमत ने स्कूल फीसों में 20% रियायत के मामले पर भी हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। अदालत ने स्कूल मालिकान को फीस अदा न करने वाले बच्चों को बेदखल करने से यानी निकालने से रोक दिया है। तो इसके अलावा पाकिस्तान में दूसरे रोज भी बाजार खुले रहे हैं और बाजारों में वही हाल है। पंजाब के खासकर लाहौर शहर के बाजारों में बेइंतहा रश है और जो मुआहदा किया गया था या जो तयशुदा तरीक़ेकार था उसके मुताबिक कहीं भी अमल होता नजर नहीं आता। पंजाब में तो सूरत हाल ये कि सूबाई इंतजामिया भी कहीं नजर नहीं आती कि वो इन तमाम मामला के ऊपर अमल दरामद करा सके। तो पूरे पाकिस्तान में जो हाल पहले दिन था दूसरे रोज भी है। लगता यूँ है कि मौत के साए से निकलने के बाद लोगों को सिर्फ एक ही बात का ख्याल है और वो ये कि किसी तरह ईद की शॉपिंग कर ली जाए। बच्चे और औरतें भी बाजारों में बदस्तूर मौजूद है। मैंने कल भी कहा था कि बच्चों और औरतों को किसी तरीके से बाजारों में जाने से रोका जाए या फिर उनके लिए कोई अलग दिन मखसूस किया जाए। ये सारे काम इंतजामिया ने कराने, इंतजामिया कहीं भी नजर नहीं आती। तो सबसे बड़ा फेलियर, लोग तो वायलेट कर ही रहे हैं लेकिन इंतजामिया भी कहीं इम्प्लीमेंटेशन के लिए नजर नहीं आ रही। अगर कहीं नजर आ रही है तो सिर्फ दुकानदारों की पकड़ धकड़ है और इस बात का खदशा ये कि जिस तरह ताजरों और दुकानदारों की गिरफ्तारियां हो रही हैं अगले चंद दिनों में इस पर भी कोई नया तनाज़ा खड़ा हो सकता है। दुनिया भर में मुतासर अफराद की तादाद 42,56,000 से तजावज़ कर गई, जबकि दुनिया भर में कोरोना वायरस से 2,87,332 लोग जो है वो हलाक हो चुके हैं। चीन में मजीद 17 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। अमेरिका अभी तक सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है जहाँ कोरोना मरीज बल्कि हलाकतें भी सबसे ज़्यादा अमेरिका में हो रही है। अमेरिका में अब तक कोरोना वायरस से 81,795 लोग हलाक हो चुके हैं। मुतासरा मरीजों की तादाद 13,85,834 है। इसके अलावा अमेरिका दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा 90 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। चीन के शहर वुहान में नए कोरोना के सामने आने के बाद अब पूरे शहर का या पूरी आबादी का कोरोना टेस्ट दोबारा करने का फैसला किया गया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वुहान में 10 दिन में तकरीबन 1,10,00,000 अफराद के टेस्ट किए जाएंगे। 35 रोज के वक्फे के बाद वुहान में गुज़श्ता हफ्ते 6 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई थी और पीर को चीन में नए 17 केसेस सामने हैं। 28 अप्रैल के बाद सबसे ज़्यादा केसेस यानी सामने आए हैं और चीन में कोरोना मरीजों की तादाद 82,918 हुई है, जबकि 4,633 लोग हलाक हुए। स्पेन में अब तक 2,68,000 केसेस हैं और मरने वालों की तादाद 26,744 है। बरतानिया में 2,23,000 केसेस है और 32,065 लोग हलाक हुए हैं। कोरोना वायरस से रूस में अमवात की तादाद 2,000 से तजावज़ कर गई है, जबकि मरीजों की तादाद 2,21,334 है। इटली में कोरोना वायरस से 30,739 लोग अब तक मर चुके हैं। फ्रांस में कोरोना वायरस के बायस मजमूई हलाकतें 26,643, जबकि जर्मनी में 7,661, ब्राज़ील में 11,653, तुर्की में 3,841, जबकि ईरान में 6,685 लोग इससे हलाक हो चुके हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 255 है, जबकि मरीजों की तादाद 41,000 है। कोरोना वायरस के अलामात की फहरिस्त में इजाफा हो गया है, यानी कोरोना सिर्फ अब फेफड़ों पे नहीं बल्कि इस पर जो एक नई रिपोर्ट आई है ये कोरोना बहुत से दीगर अज़ा को भी मुतासर करता है। अहम अज़ा को मुतासर करने वाले सिंड्रोम में ये तब्दील हो गया है। इससे इब्तिदा में सर्दी, सर दर्द और बुखार की अलामत वाले फ्लू की तरह गुज़श्ता 3 माह के दौरान
जिस्म के अहम अज़ा को मुतासर करने वाले सिंड्रोम की तफसीली फहरिस्त में फैल गया। यानी पहले जो इलामात बताई गई थी कोरोना के हवाले से वो बहुत मुख्तसर थी, जिनमें बुखार और इसके अलावा और भी इलामात थी जिनमें फ्लू था। अब ये कुछ और इसमें फैल गई। अब ये कोरोना आपके हार्ट को भी अटैक कर सकता है, आपके किडनी भी फेल कर सकता है और आपके जिस्म के दीगर अज़ा पर भी अटैक कर सकता है। बहुत सी मौत जो हार्ट अटैक से हो रही है उन्हें भी कोरोना का ही मरहून मिन्नत करार दिया जा रहा है। तो पैथोजीन्स और इनके इंसानी मेज़बानों पर यकसा बिलाश्ताल हमले जारी रखकर नया कोरोना वायरस मुदाफ़ती निज़ाम पर गैर ज़रूरी बोझ डाल सकता है। मिसाल के तौर पर डॉक्टरों को शुबा है कि न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस में हालिया हफ्तों में 100 से ज़ायद बच्चों और 9 उम्र अफराद को अस्पताल दाखिल होने के पीछे कोरोना वायरस है। इनमें टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम से मुशाबा बीमारी की तशख़ीस हुई, जो खून की नालियों की दीवारों पर हमला होकर बुखार, कै और इंतहाई जो अहम मामला फेल होने का सबब बन सकता है। तो आप ये समझ लें कि कोरोना वायरस जो है वो अब सिर्फ निमोनिया नहीं है, यानी वो सिर्फ फेफड़ों पर इफेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो आपके जिस्म के किसी भी हिस्से को अटैक कर सकता है। और ये बहुत सी मौत हो रही है तिबी माहिरीन के मुताबिक, उनमें सबसे बड़ी वजह यही है। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे इस खबर के साथ कि पंजाब असम्बली ने तहफ़्फ़ुज़ नमूज़र सालत के हक़ में पेश की गई करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। ये मुस्लिम लीग काफ के रुकन असम्बली हाफ़िज़ अमार ने पंजाब असम्बली में एक दरख्वास्त जमा कराई थी तहफ़्फ़ुज़ नमूज़र सालत के हवाले से। वोटिंग के दौरान किसी शख्स ने मुखालफत नहीं की, करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर होगी। इसके बाद ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तारीख़ है 12 मई समेत और भी हम मौज़ूआत आपसे डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ है और मैं हूं फ़ख़ार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। गुफ्तगू कर रहे हैं फवाद चौधरी पार्लियामेंट के इजलास के हवाले से। फवाद चौधरी पार्लियामेंट के इजलास में शरीक नहीं हुए, वो इस बात की मुखालफत कर रहे हैं कि पार्लियामेंट का इजलास वर्चुअल होना चाहिए। कि मौक़िफ़ क्या है वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी? जो कौमी असम्बली का इजलास है ये खामखा एक PMLN की बेकार की जिद थी कि ये फिजिकली सेशन होना चाहिए, जबकि हर आदमी जानता है पूरे मुल्क से वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, बंद कमरे के अंदर इजलास हुआ, फिर सेंट्रल हीटिंग जो है, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग जो है वो इस्तेमाल हुई। ये तमाम जो चीज़ें थी ये ना सिर्फ उस कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है कि जो कि NCOC ने तय किया, बल्कि ये अपनी जिंदगियों को खतरे में डालने वाली बात है। आप देखें 4-5 MNAs जो हैं, 2-3 MNAs जो हैं उनको पॉजिटिव हुआ, 4-5 जो असम्बली के मुलाजमीन हैं उनका पॉजिटिव आया, और ये 500-600 बंदा एक छत के नीचे जमा करने का मतलब ये है कि एक आदमी कोई भी, चाहे जिनका टेस्ट जो है वो नेगेटिव भी आया हो या जिन बहुत सारे MNAs का तो एक्चुअली टेस्ट आया ही नहीं, वो तो वेट कर रहे थे अपने टेस्ट का। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बिल्कुल अपनी जिंदगियों को खतरे में डालने वाली और पॉलिटिकल लीडरशिप को खतरे में डालने वाली बात थी। और खामखा इस पे जो हमारी कमेटी थी उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब की जिद के ऊपर जो सर तस्लीम खम किया, वो मेरे ख्याल में बहुत नामुनासिब था और इसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग नून की जिद की वजह से हुआ है, तो मुस्लिम लीग नून जो है उसकी जिद के सामने आप सब ने हथियार डाल दिए, तो क्या इसका मतलब है इस इजलास का कोई फायदा नहीं हुआ? मसला ये है कि आपने जो भी करना है वो फ्रूटफुल होना चाहिए, उसका कोई जो है सिरा होना चाहिए, उसकी कोई मंजिल होनी चाहिए। आज भी जो इजलास है सवाए इसके कि अपोजिशन ने अपनी तकरीरें की हैं या एक दूसरे से आपने जो है वो मुलाकातें कर ली हैं, इसके अलावा कोई सब्सटेंटिव आपकी हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि ना तो किसी को सही तौर के ऊपर अपने इलाकों की हालात का पता चला, ना उनको बताने का पता चला। और जो अगर वर्चुअल सेशन करते, जो कि मैं कह रहा था, उसके नतीजे में तमाम लोगों को ना सिर्फ ये कि अपनी बात कहने का मौका मिलता, बल्कि वो बात बड़े महफूज तरीके से हो भी सकती। अब इन्होंने इतनी अपनी जिंदगियां भी खतरे में डाली और कोई खास फ्रेंकली कोई इम्पैक्ट। लॉकडाउन नरम करके मार्केटों और बाजारों में रश लगाने से लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल दी, और खुद की फिक्र ये है कि कहीं असम्बली के इजलास में गए तो उन्हें कोरोना वायरस ना हो जाए, तो फिर आवाम को बनने के लिए क्यों खुला छोड़ दिया गया? यानी पार्लियामेंट का इजलास ना होता तो ये कैसे पता चलता कि हुकूमत ने सारे फैसले इत्तफाक राय से नहीं किए और फैसले पार्लियामेंट में नहीं बल्कि कहीं और हो रहे हैं?
या कोई और कर रहे हैं। अवाम के फैसले अवामी नुमाइंदों के जरिए ना हो तो फिर इन फैसलों को भी एतमाद और अवामी ताईद हासिल नहीं होती। पार्लियामान देखे सिर्फ कानून साजी के लिए नहीं होती, पार्लियामान में बहुत से काम होते हैं। पार्लियामेंट में लोग बात करते हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ बताते हैं, लोग कथारसिस करते हैं। हुक्मरान जमात पार्लियामान से इसलिए कतराती है कि वहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं, और जब तक सवाल ना पूछा जाए हकीकत नहीं खुलती। तो जब सवालों के जवाब देने पड़ते हैं तो फिर मुश्किल पेश आती है। तो हुक्मरान जमात का ख्याल ये है कि वो किसी को जवाब देनी है, क्योंकि वो इक़्तिदार में आ गए, और जो इक़्तिदार में आ जाए वो किसी को जवाब नहीं देता। और जो लोग उनके मुकाबले में सिर्फ 2-4 या चंद सीटों की फ़र्क की वजह से हुकूमत में नहीं आ सके तो उनकी बात बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। यानी हुकूमत में आने का मतलब ये समझा जा रहा है कि शायद किसी को लाइसेंस टू किल मिल गया कि वो जो चाहे करता फिरे। देखिए, पार्लियामेंट ही अवामी नुमाइंदों का फोरम है, और अगर पार्लियामेंट के अंदर बात नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी। आम आदमी तो इंसाफ ना मिलने का रोना रोता ही है, और कानून का रोना भी रोता है, ब्यूरोक्रेसी पे भी गिला शिकवा करता है। लेकिन गवर्नर पंजाब भी गिले शिकवे कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर आज खासा सख्त गुस्से में नजर आए। क्यों नजर आए, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। वॉच गवर्नर पंजाब। इस रमजान के महीने में कहना चाहता हूं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में चंद काली भेड़ों को, गरीबों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। गरीब गंदा पानी पीने से मरते हैं तो मर जाएं, हमने आबे पाक अथॉरिटी को नहीं चलने देना। इन्होंने मेरा 1.5 साल ज़ाया किया। मैं 2 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी दे सकता था। इस हफ्ते मैं इन ब्यूरोक्रेसी के लोगों से फाइनल मीटिंग करूंगा, और अगर ये राह रास्त पे ना आए, इन्होंने रकावटें बंद ना की, तो अगले बुध को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सब लोगों के चेहरे बेनकाब करूंगा। लगता है कि गवर्नर साहब ने ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दरअसल वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी पर सवाल उठाया है। ब्यूरोक्रेट तो उनकी मर्जी से लगाए जाते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ब्यूरोक्रेसी से नाराज है, और साफ पानी के मसले पर ब्यूरोक्रेसी की तरफ से रुकावटें डाले जाने पर बरहम नजर आते हैं। तो गवर्नर साहब दुआएं दे खास साहब को, जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी का आते तिया पाचा कर दिया। अच्छी खासी ब्यूरोक्रेसी काम कर रही थी, लेकिन उनकी पकड़ दकड़ शुरू करा दी। ब्यूरोक्रेसी वाले डरे बैठे कि काम किया तो कल को नए वाले बुलाकर अंदर डाल देंगे, और अंदर डाल कर भूल जाएंगे किसी को पकड़ा भी था। फवाद और अहमद चीमा को जिन ना करदा गुनाहों की सजा दी गई या मिल रही है, वो ब्यूरोक्रेसी के लिए मिसाल बन गए। अब सारे डर गए कि अगर हुकूमत के कहने पे कुछ काम किया और कोई गड़बड़ निकली या ना निकली, बस काम कर दिया, तो कल को धर लिए जाएंगे। तो गवर्नर साहब को ब्यूरोक्रेसी पर जो गुस्सा आ रहा है वो किसी हद तक जायज़ है। गवर्नर सरवर मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, बड़े अच्छे आदमी हैं, और वो बड़ी देर से लोगों को साफ पानी मुहैया करने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो मुस्लिम लीग नून के दौर में गवर्नर बने थे तब भी उनका प्रोजेक्ट था साफ पानी का। आज भी वो ब्यूरोक्रेसी के हाथों जिच नजर आते हैं। हालांकि उन्हीं के वज़ीर आला पंजाब को 4-5 मरतबा पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को बदल चुके हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी ब्यूरोक्रेट जो बदल के आता है, तब्दील होकर आता है, वो गवर्नर साहब के साफ पानी के प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ने देता या उस पर वो फाइल रोक के बैठा हुआ। तो ये हालत तो पूरे सूबे की है। हुक्मरान जमात ने महज सियासी मुखालफिन से इंतकाम लेने के लिए चंद ब्यूरोक्रेट को अंदर डाल दिया, जिसने ब्यूरोक्रेसी को खौफजदा कर रखा है, और वो खौफ उसके बाद बड़ी कोशिशें की हुकूमत ने, यानी ब्यूरोक्रेसी से भी बात की या कुछ और भी किया, लेकिन वो खौफ अभी तक जा नहीं रहा। तो बजाय इसके कि गवर्नर साहब ब्यूरोक्रेसी को धमकी दें कि मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, और सदाकत अब्बासी पीटीआई के रहनुमा है, तर्जुमान है, गुफ्तगू कर रहे हैं लॉकडाउन के हवाले से। देखते हैं क्या फरमाते हैं सदाकत अब्बासी। में अब ड्रॉप होता जा रहा है। पाकिस्तान जो है वो अब मजीद लपेट में आता जा रहा है बीमारी के। आपने अपनी 2 सवालों का जवाब नहीं दिया। आप ये कह रहे हैं कि आपने पैसे भी बचा रहे हैं, आप सिस्टम भी बना रहे हैं, तो उसके बाद तो आपको लॉकडाउन खोलने की जरूरत नहीं थी क्योंकि अमवात बढ़ रही हैं। आप ये कह रहे हैं कि ट्रेंड ऐसे ही होते हैं। मैंने लिखा है, आपने कहा ट्रेंड ऐसे ही होते हैं। ये ट्रेंड ऐसे नहीं होते, ये अमवात के ट्रेंड है सर। ये कोई मजाक नहीं, लोगों की जिंदगी जा रही है ना, तो ये ट्रेंड ऐसे नहीं होते। लोग मेरा सवाल ये था आपसे कि आपने बड़ा सख्त लॉकडाउन किया,
जब अमवात बिल्कुल सिंगल डिजिट में थी, डबल डिजिट में थी, अब ट्रिपल डिजिट में जा रही हैं, तो आप जब चीजें पहुंचा भी रहे हैं बकौल आपके और आप पहुंचाएंगे भी, आप लॉकडाउन क्यों खोला, नंबर 1। और दूसरा, आपने मुझे इस सवाल का जवाब कभी भी नहीं दिया कि प्राइम मिनिस्टर इतनी कंफ्यूजन का शिकार क्यों है, सूबों को बीच में क्यों लेके आते हैं, 18वीं तरमीम क्यों लेके, वो क्या मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो क्यों कहते हैं कंधे उचका के कि सूबों ने कर दिया, मुझे से क्या। हाँ, आप जवाब देना, सवाल दूसरी दफा कर रहा हूं आपसे मैं जी, यही वाला। कामरान, जो मैंने कहा है कि ट्रेंड ऐसे ही है, तो मैंने कहा कि शुरू में इन्फेक्शन भी कम होती है, अमवात भी कम होती हैं, एक टाइम आता है जब उसका में स्पाइक आता है, उस वक्त सब कुछ बढ़ जाता है और आखिर में कम होता है। हम समझते हैं कि हम स्पाइक के पीक पे हैं, लेकिन साथ साथ आपके 25% आपकी आबादी जो करोड़ों में है मेरे भाई, वो दिन के खाना ना खाए तो उनकी अमवात हो जाती है। उनको ये शायद कोरोना का इतना डर नहीं है, उनको भूख से मरने का डर है। अगर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो हेड है, उनकी आप अगर बयान आपके सामने से गुजरा हो तो उन्होंने कहा 25 करोड़ इस वक्त दुनिया के लोग हैं जिनको खुदा ना खास्ता वो फूड शॉर्टेज का शिकार है। आपने कहा वजीर आजम किसी कन्फ्यूजन का शिकार है, तो शायद वो पहले बंदे हैं जो पहले दिन से एक ही बात कर रहे हैं कि मैं लॉकडाउन स्मार्ट करूंगा। शुरू में हमने एक लॉकडाउन सख्त किया ताकि आपके इदारे तैयार हो जाएं, और अब हम अपने दिहाड़ीदार, गरीब, जो आपका मजबूर है, जो जिसके पास आपका पॉइंट आ गया, मुझे आगे जाना है, हम खोल भी रहे और इकोनॉमी को भी साथ साथ चलाएंगे। आपका पॉइंट आ गया। मुल्क जो है ये वज़ीर आज़म कहते हैं कि लॉकडाउन अशराफिया ने कराया, और उनके तर्जमान ये फरमा रहे हैं कि हमारी तैयारी नहीं थी इसलिए लॉकडाउन करना पड़ा, ताकि हम पहले से अच्छी तरह तैयार हो जाएं, क्योंकि हम तो सोए पड़े थे। वज़ीर आज़म ये फरमाते हैं कि हमने चीन में कोरोना फैलते पाकिस्तान में तैयारी शुरू कर दी थी, तो किसी का भी बयान यहाँ पर एक दूसरे से नहीं मिल रहा। अब ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत ने लॉकडाउन इसलिए लगाया कि हुकूमत की इस वबा के हवाले से प्रैक्टिस नहीं थी या तैयारी नहीं थी, इसलिए अब तैयारी के बाद लॉकडाउन नरम कर दिया है। यानी अब हमारे अस्पताल इस काबिल हो गए हैं कि वो मरीजों को ले सकते हैं और इदारे भी बड़े एफिशिएंट हो गए हैं। अब ये लॉजिक मेरी समझ में तो नहीं आई, क्योंकि अपोजिशन भी ये बात कह रही है कि जब कोरोना इंतहाई कम था तो लॉकडाउन लगा दिया, जब कोरोना वबा पीक की तरफ जा रही है तो लॉकडाउन नरम कर दिया। तो लगता ही हो कि हुकूमती तर्जमानों को लॉकडाउन नरम करने के हवाले से कोई ब्रीफिंग नहीं मिली, क्योंकि मामला तो यहाँ भी कंफ्यूज है। जब ऊपर कंफ्यूजन है तो नीचे भी कंफ्यूजन है। लोगों को आप अस्पतालों में रख नहीं सकते, क्वारंटीना मराकज बनाते हैं तो सहूलत दे नहीं सकते। अब हाथ झाड़ दिए कि लोगों से कि जी घर में जाए और क्वारंटीना हो जाए, तो फिर तैयारी कौन सी है। और टेस्ट करने की सलाहियत, ये भी दावा किया गया था जी चंद दिनों में 50,000 टेस्ट करेंगे रोजाना, लेकिन वो तो वही 5-10 हज़ार टेस्ट हो रहे हैं जहाँ भी हो रहे हैं, शायद ये फिगर भी शायद आगे पीछे हो। तो पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके मुकाबले में हमारे यहाँ तो बिल्कुल परफॉर्मेंस जो है उसके मुकाबले में 0 लेवल पे चली गई है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलाफ रहे और मैं इफ्तिखार काज़मी। अब कुछ बात करते हैं सानहा 12 मई के हवाले से। आज 12 मई है और आज से ठीक 13 साल पहले 2007 में उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को हटाए जाने पर जब मुल्क भर में तहरीक शुरू हुई तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने मुल्क भर के दौरे शुरू किए। तो 12 मई को उन्हें कराची जाना था। उससे एक दिन पहले सदर मुशर्रफ ने इस्लामाबाद में एक जलसा किया और उन्हें बताया, उन्होंने इस जलसे में ये ऐलान किया कि कराची पहुंचने पर उन्हें उनकी ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा। ये पैगाम वो इफ्तिखार चौधरी साहब को दे रहे थे। तो उस ताकत का अंदाज़ा फिर 12 मई को देखा गया। 12 मई 2007 मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उस वक़्त हुकूमत का हिस्सा थी। तो अदलिया बहाली तहरीक के सिलसिले में जब इफ्तिखार चौधरी साहब कराची पहुँचे तो उन्हें एयरपोर्ट से बाहर रोकने के लिए शहर में माहौल को ख़राब कर दिया गया। जगह जगह पे लोग जो है वो उन पर फायरिंग की गई, यानी उनके इस्तकबाल के लिए जो काफिले आ रहे थे इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए, तो उन पर फायरिंग की गई। कराची में इस वाक़े में तकरीबन 52 लोग जो हैं उनको आज सड़कों के ऊपर कत्लेआम किया गया। इसके अलावा दर्जनों लोग ऐसे हैं जो अपाहज हो गए, माजूर हो गए। तो ये कराची की तारीख का स्याह एक दिन था और रियासती दहशतगर्दी का एक बदतरीन बाब है। तो सार है 12 मई को जो लोग मर गए उनके वर्सा आज भी इंसाफ के मुंतज़र हैं, लेकिन कातिल आज़ाद घूम रहे हैं। और कातिल वो लोग थे जो उस वक्त हुकूमतों में थे। 13 साल गुजरने के बाद
एक भी मुल्ज़िम को सजा नहीं मिली और शायद आगे भी ना मिले। 12 मई 2007 को कराची में खून की होली खेली गई, उसको लोग याद भी करते हैं और उसकी मजम्मत भी करते हैं क्योंकि ये वाक़या पाकिस्तान की तारीख में एक दाग बन चुका है। तो 12 मई के शोहदा का कसूर ये था कि वो उस वक़्त एक गलत फैसले के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे थे, तो उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया। ये वाक़या पाकिस्तान की सियासी तारीख के सीने पर एक दाग की तरह उस वक़्त तक चमकता रहेगा जब तक उसके असल किरदार अपने अंजाम तक नहीं पहुँच जाते। तारह 12 मई पिछली हुकूमतों के अदवार में इस दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाया जाता रहा है, लेकिन अब जब से हुकूमत बदली है, हाँ साहब जब से आए हैं, हाँ साहब भी 12 मई को जब ये लॉकडाउन था यानी एयरपोर्ट को बंद किया गया था तो उस वक्त इन्होंने भी 3-4 मरतबा कराची जाने की कोशिश की लेकिन ये भी नहीं जा सके थे। आज 12 मई को तकरीबन 13 साल गुजर गए हैं, तो सियासी जमातें इस वाक़े को उस दौर के दौरे आमरीत के तौर पर इसको याद करती हैं और कोशिश करती हैं कि जो लोग इस वाक़े में मारे गए उनके मुर्सा को किसी तरीके से इंसाफ मिल सके या इसका कोई मुदावा हो सके, लेकिन फ़िलहाल इस पर कुछ होता नज़र नहीं आता। आगे बढ़ते हैं और वज़ीर के मामले खसूसी अली नवाज़ ऐवान लॉकडाउन के हवाले से बात कर रहे हैं। चूँकि इस वक्त मौजू दो ही हैं, या तो पॉलिटिकल मौजू चल रहे हैं जिनमें 18वीं तरमीम और अब सिंध और वफाक में बहस चल रही, या फिर लॉकडाउन एक बहुत बड़ा इशू है, तो लॉकडाउन पे ही हुकूमती मौक़िफ़ ये दे रहे हैं। और कल जो सेनेट का कौमी असम्बली का इजलास हुआ, आज सेनेट का इजलास हुआ, उस पर भी बात कर रहे हैं अली नवाज़ ऐवान। ममालिक में लॉकडाउन ईज किया गया है, वहां पर वो प्राइम पीक से गुजर चुके हैं, वहां पे जो केसेस हैं वो नीचे आने शुरू हो चुके हैं। हमारे केसेस अब भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा काशिफ भाई, इसमें जो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, आपको पता है कल वुहान के अंदर दोबारा 6 केसेस रिपोर्ट हुए। जी जी बिल्कुल। पूरे यूरोप में वो कह रहे हैं कि ये दोबारा वापस आएगा, दोबारा इसका सेकंड अटेम्प्ट होगी कोरोना वायरस की, और वो इससे भी ज्यादा सिवियर होगी। वो स्टिल उसको ईज डाउन कर रहे हैं। अमेरिकन 42 स्टेट्स के अंदर आपको पता है क्या हुआ है, लोग बाहर आ गए और किस तरह बाहर आए। यूरोप के अंदर इवन स्कूल खोलने की बात होनी शुरू हो गई हुई है। और क्यों? और फिर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री, आपके साथ इंडिया है, पहले सब इंडिया को बहुत ज्यादा कोट किया करते थे। इंडिया के अंदर जो इदारिये लिखे जा रहे हैं, जो इंडिया के अंदर क्रिटिसिज्म हो रहा है उनकी गवर्नमेंट का, कि बगैर सोचे समझे आपने ये फैसले कर दिए और लोग रोडों के ऊपर आ गए। हमने हिकमत के साथ फैसले करने। देखिए दोनों तरफ, जैसे आपने बात की, बिल्कुल ठीक बात की, कि दोनों तरफ बड़े कंक्रीट किस्म के लॉजिकल डिबेट है और लॉजिकल किस्म के आर्गूमेंट्स हैं, बट आपने अपने हालात को देख के फैसले करने और हिकमत अमली से और तदबीर से करने। मैंने फिर कहा कि 2 इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए हैं, एनसीओसी और दूसरा नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसको खान साहब प्राइम मिनिस्टर साहब चेयर करते हैं। 98% काशिफ भाई फैसले अफामो तफहीम के साथ, कंसेंसस के साथ, 4 सूबे और 2 इकाइयां मिलकर। हाँ, लेकिन इन तकरीरों को देखकर अवान साहब ये लग रहा है कि ये कंसेंसस से फैसले नहीं हुए। मुस्लिम लीग नून का आज बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, लॉकडाउन ईज नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के पहले दिन से ही मौक़िफ़ दे रही है। देखिए नून लीग को तो कोर्ट ही ना किया करे ना, क्योंकि वो किसी सूबे में हुकूमत में नहीं है। हमेशा गैलरी प्ले करते हैं, अंदर कुछ बात करते हैं, बाहर कुछ बात करते हैं। पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए बात मशहूर थी, अब नून लीग वालों के लिए मशहूर हो गई है। ये हमेशा गैलरी प्ले करते हैं। चले मैं जरा एक सवाल सुने काशिफ भाई, एक तरफ कहते हैं मसाजिद में एसओपीज के तहत नमाज नहीं होनी चाहिए, और दूसरी तरफ कहते हैं कि पार्लियामेंट को खोल दो क्योंकि अपना अपना वर्जन देना है। आज भी आप तकरीरों का टाइम पीरियड निकाल के देख लें, स्पीकर सूरी साहब ये कहते रहे कि 3 घंटे 18 मिनट का टोटल टाइम मैंने ऑपोजिशन को देना है। कौन सी आवाज बंद हुई? फ्लोर ऑफ द हाउस झूठ बोला गया। पीटीवी पार्लियामेंटेरियन में जो चैनल पीटीवी पार्लियामेंट, हम सारों ने बैठ के पीटीवी पार्लियामेंट भी तस्वीर तक देखी थी। भाई ये सिर्फ गैलरी प्ले करते हैं। मैं जरा ब्रेक पे जाने से पहले जरा उनका मौक़िफ़ ले लूं कि लॉकडाउन के हवाले से हुकूमत ने ऐसी फिजा पैदा कर दी है जिससे राय आमा एक होने की बजाय डिवाइड हो गई है, तकसीम हो गई है। कुरान जमात ने लॉकडाउन के मामले पर भी इतने यू टर्न ले लिए कि अब ये मामला पोलिटिसाइज हो चुका है, अब सियासत हो रही है। अब किसी को कोई समझ नहीं आ रही कि एक्चुअल पोजीशन क्या है और रियलिटी क्या है। इस आलम में भी हुक्मरान जमात अपोजिशन को नीचा दिखाने से नहीं चूक रही और अपोजिशन हुकूमत के फैसलों पर आमीन कहने को तैयार नहीं। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मगर हकीकत यही है कि हुकूमत लॉकडाउन के मामले पर कौमी इत्तेफाक राय नहीं पैदा कर सकी और ये बात तारीख का हिस्सा बन चुकी है। अपोजिशन लॉकडाउन के हक में है, लेकिन हुकूमत को लोगों की जानों से ज़्यादा इस वक्त
मौशत के साथ अपनी नैया डूबती नजर आती है। तो नैया बचाए या फिर लोगों को बचाएं, इसलिए लोगों की परवाह से ज्यादा इस वक्त माशी पहलू हुकूमत की तरजीहात में नुमाया है। तो किसी की जिंदगी तरजीह नहीं है इस वक्त, यानी जो प्रायोरिटी है उनमें इकॉनमी ऊपर चली गई है। तो कोरोना ने दुनिया के बहुत से ममालिक में सियासी इख्तलाफात को पीछे फेंक दिया है। अब लोग आपस की लड़ाइयाँ भूल के इस वबा के हवाले से और फ्यूचर के हवाले से सोचते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस पर सियासी इत्तफाक है तो दूर की बात, अभी तक मुखालिफ का नाम सुनना तक गवारा नहीं, और किसी मुखालिफ का नाम आ जाए तो माथे पे तेवरियां, चेहरे पर गुरूर और तकब्बर वाज़ेह तौर पर नजर आता है। यह रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। आज के लिए इतने, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तजज़ियों के साथ। पुराना खिलाफ राय से फार काज़मी को इजाज़त नहीं, अपना बहुत बहुत